हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इंडियन आर्ट एंड कल्चर आपके एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आपके क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इस इंडियन आर्ट एंड कल्चर का हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड दैट रिवाइज विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये एक्चुअली 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे, दे विल बी मोर देन द क्वेश्चंस। ये एक्चुअली 50 टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो हर किसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे अच्छी तरह से इलॉबरेट करेंगे, हर कोई पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रोंज डांसिंग गर्ल इट वाज फाउंड एट विच हरप्पन साइट। तो ये क्वेश्चन जो है इट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट्स फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करेंगे दैट मींस अराउंड 2000 बीसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट था ये हमें देखने को मिलता है कि इट वाज वेरी मच डेवलप्ड। वहां पे हमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है वहां से मिले हैं। उनमें से ही एक आइटम जो है ब्रोंज डांसिंग गर्ल हमें मोहनजोदारो से मिलती है। तो ब्रोंज डांसिंग गर्ल यहाँ पे जो आप राइट साइड में ये पिक्चर देखते हैं, देखिए ये जो है इसका साइज तकरीबन 4 इंच है जो हमें वहां पे देखने को मिलता है। और ये नेकलेस वगैरह इसने पहना हुआ है, बैंगल्स वगैरह भी पहने हैं। तो ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल एक इंपॉर्टेंट आइटम हमें वहां से मिलता है। इट डिपिक्ट्स एक्चुअली दैट द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज मच डेवलप्ड। इसके साथ साथ वहां पे हमें बहुत सारे और भी आइटम्स मिले हैं, चाहे आप उनकी सील्स देखें, चाहे आप उनके ब्रिक्स वहां पे देखते हैं, या आप उनके स्टोन स्कल्पचर, स्टोन हेड एक वहां पे मिला है हमें। इसके साथ साथ जो है वहां से कुछ और भी बहुत सारे आइटम्स, ऑर्नामेंट्स वगैरह हमें हरप्पन सिटीज से मिले हैं। और वो ऑर्नामेंट्स जो है गोल्ड के भी बने थे। दे वर नोइंग एवरीथिंग अबाउट द गोल्ड एंड दे वर नोइंग अबाउट द प्रीशियस आइटम्स। तो हरप्पन सिविलाइजेशन का आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम्स। तो इट वॉज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the Indian painting tradition, the site called Bhimbetka is located in which state of India? तो Bhimbetka की बात यहाँ पे हो रही है। Bhimbetka is a prehistoric site। अब prehistoric art से एक क्वेश्चन लिया गया है, prehistoric site। Bhimbetka is a prehistoric site। इसका ज्यादा इसका जो इसकी एसोसिएशन है वो है मीजोलिथिक एज से। मीजोलिथिक एज से इसकी ज्यादा एसोसिएशन है। वी जनरली से दैट भिम्बेटका इज अ मीजोलिथिक साइट, ऑल्दो इसका कुछ टाइम पीरियड जो है वो पेलियोलिथिक एज से भी मिलता है। पेलियोलिथिक एज एज वी ऑल नो, स्टोन एज की एक्चुअली ये कुछ एजेस है। सबसे पुरानी एज पेलियोलिथिक एज, फिर मीजोलिथिक एज, इसके बाद आएगी नियोलिथिक एज, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपसे शेयर करता हूं। फिर आएगी चालकोलिथिक एज। तो चालकोलिथिक एज, तो आप बोल सकते हैं कि सबसे पुरानी एज पेलियोलिथिक एज और मीजोलिथिक एज से इस भिम्बेटका साइट का जो है इसका कांटेक्ट है। और भिम्बेटका साइट से जो कहां पे लोकेटेड है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, भोपाल से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है ये। तो वहां पे हमें पेंटिंग ट्रेडिशन, जैसे आप इस पिक्चर में देखते हैं, तो ऐसी पेंटिंग जो है हमें वहां पे मिलती है। एक्चुअली ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आप इसकी इंपॉर्टेंस इस चीज से इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Among the Mughal emperors, who was the most enthusiastic about the paintings? तो पेंटिंग्स का जो ज्यादा वहां पे किसने फोकस किया, we can say the paintings under the Mughals reached zenith, reached देयर क्लाइमैक्स। सबसे डेवलपमेंट जो पेंटिंग्स में देखी गई, दे वर सीन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जहांगीर। जहांगीर के पास बहुत सारे पेंटर्स थे, लाइक बिशन दास एक इंपॉर्टेंट पेंटर था जहांगीर के कोर्ट में। बिशन दास को जहांगीर ने क्या भेजा, आप उधर पर्शिया जाओ, वहां से आप पर्शिया के किंग की पिक्चर जो है वो बना के लाओ। ऐसे बहुत सारे प्रोमिनेंट पेंटर्स वहां पे थे जो जहांगीर के कोर्ट में रहते थे। लेकिन जहांगीर के साथ साथ उनसे पहले जो उनके फादर थे अकबर ने भी पेंटिंग ट्रेडिशन को जो है डेवलप करने का योगदान किया, उसको कंट्रीब्यूट किया। उसने वहां पे एक अलग जो है पेंटिंग ट्रेडिशन जो है उसको वहां पे एक अलग डिपार्टमेंट उसको बना दिया गया। तो अकबर भी इंटरेस्टेड था, लेकिन जहांगीर जो है वो ज्यादा
इंटरेस्टेड था इस पेंटिंग्स को लेके। फिर शाहजहां ने भी जो है कंटिन्यूसली इसको पैट्रोनाइज किया। During the medieval Indian history, the term called Petra Dura. अब ये Petra Dura क्या होता है? Is related to Petra Dura जो है ये क्या था? Water harvesting technique. अब ये क्वेश्चन जो है medieval इंडिया से रिलेटेड है। Particularly this Petra Dura technique, it was employed by the Mughals. It was employed by the Mughals. Method of decoration with the stones. So this is the answer. Petra Dura. Petra Dura was adopted by the Mughals. ये stones से डेकोरेट किया जाता था। जैसे आप ताजमहल को देखेंगे या ये पिक्चर्स यहाँ पे आप देखिए, ये डेकोरेशन जो आप देखते हैं ये कोई पेंटिंग से नहीं किया है, ये स्टोन ही यूज किया गया है। एंड स्टोन वाज यूज्ड in order to decorate the walls of the buildings, in order to decorate the things. तो stone decoration को जो है by way of employing various colorful stones, चाहे black color के, yellow color के, तो ऐसे जो है वो beautifully आप इसको decorate करते हैं। उसको हम बोलते हैं उस टेक्निक को Petra Dura. So this is the technique of decoration. The Nagara style of temple architecture. The Nagara style of temple architecture prevailed in. अभी temple there are various kinds of temple architecture which prevailed in India. तो नॉर्थ इंडिया का जो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम बोलते हैं नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अब इसकी एग्जांपल जो है आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो है जो उज्जैन में है खजुराहो टेम्पल्स एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो हम बोल सकते हैं कि खजुराहो टेम्पल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो साउथ इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उसको हम बोलते हैं द्राविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। जो सेंट्रल इंडिया में स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम बोलते हैं विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में बोथ द फीचर्स, नगारा स्टाइल के भी फीचर्स मिलते हैं और द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप इस पिक्चर में यहाँ पे देखते हैं। सो नगारा, द्रविड़ा एंड विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वेर सम प्रोमिनेंट 3 टेम्पल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स विच वी कैन सी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये आप याद रखेंगे। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग statements, which of the following statements are correct about the Gandhara school of art, Mathura school of art, which flourished during the ancient India? अब ये there were some schools of art। अब इसका जो आप टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 7th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड जो है वहां पे हमें गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप होता है। तो आप बोल सकते हैं कि एक्चुअली इसका जो प्रोमिनेंट फेज था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट का वो था पोस्ट मॉडर्न टाइम में यहाँ पे बहुत सारी डायनास्टीज बाहर से आती हैं। एक डायनास्टीज उनमें से थी कुशान्स ने जो है इस गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को फ्लोरिश करने में उनका एक अहम कंट्रीब्यूशन है। ऐसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी यहाँ पे एक इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट जो इंडिया में डेवलप होता है, इंडिया के इंटीरियर में। गंधारा इज प्रेजेंट डे लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के बीच में है ये। इसका कुछ पोर्शन अफगानिस्तान में भी है। तो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो यहाँ पे है उसको लेके क्वेश्चन है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज, whereas the मथुरा स्कूल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिजिनस ट्रेडिशंस लाइक हिंदू ट्रेडिशंस। तो इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट मेनली यूज्ड ग्रे सैंडस्टोन, whereas the मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट यूज्ड रेड सैंडस्टोन। इट्स ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। दैट मीन्स बोथ ए and B are correct. Bamyan Buddha is an example of the Mathura school of art. Bamyan Buddha is an example of the गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो बमियान बुद्धा जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको किसी टाइम पे तालिबान ने भी डिस्ट्रॉय किया था, तो बमियान बुद्धा इज एन एग्जांपल ऑफ द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। सो दिस स्टेटमेंट is incorrect. It is Bamyan Buddha can be related to the Gandhara school of art, not with the Mathura school of art. So गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट को लेके आप ये बात याद रखेंगे, इट फ्लोरिश्ड एट इन द गंधारा। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज। लॉर्ड बुद्धा को डिफरेंट पोस्चर्स में वहां पे बना दिया गया। और वहां पे आप गंधारा स्कूल में ऑफ आर्ट जो है इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक ट्रेडिशंस, इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द
Greek traditions. It was influenced by the Roman traditions. Whereas the Muthra school of art जो है, it was mainly influenced by the Indian traditions. जो इंडिया के अपने traditions यहाँ पे थे, जो जो यहाँ पे पहले एंशिएंट प्रीहिस्टोरिक टाइम्स से कुछ यहाँ पे ट्रेडिशंस कंटिन्यू हो रहे थे, वही हम इस मुत्रा स्कूल ऑफ आर्ट के मूर्तियों में, वहाँ पे जो आइटम्स हमें मिले हैं वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये भी कुशान्स ने भी जो है मुत्रा स्कूल ऑफ आर्ट को प्रमोट करने में कंट्रीब्यूट उन्होंने भी किया है। तो कानिष्का की कुछ फिगर्स वगैरह हमें यहाँ पे मिलती है, जो कानिष्का वाज एन इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द कुशाना डायनास्टी। सांची स्तूपा was mainly built during the time period of सांची स्तूपा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइटम है, एक साइट है यहाँ पे इंडिया में, जो बनाया गया अशोका के द्वारा। इट्स मेनली रिलेटेड विद द बुद्धिज्म। और ये सांची स्तूपा जो है, इट्स ऑल्सो ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जब भी आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखेंगे, दैट मीन्स इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल बॉडी यूनाइटेड नेशंस। ओके, सांची स्तूपा इस पिक्चर में देखिए आराम से। सो इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अशोका। मेनली मैंने वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि इसको बहुत टाइम के बाद जो है, जब इसको अशोका ने बनाया, तब इसको रिपेयरिंग भी करनी पड़ी बहुत टाइम में। डिफरेंट किंग्स एक्चुअली रिपेयर्ड इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो रिपेयरिंग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे मेनली इसको बिल्ड करने वाला जो आदमी है, ही इज द अशोका हु बिलोंग टू द मौर्यन डायनास्टी। हु बिलोंग टू द मौर्यन डायनास्टी। अशोका की कुछ और क्वालिटीज भी है जो हम आगे जाके देखेंगे कि अशोका जो है, उसकी जो एडिक्ट्स है, अशोकन एडिक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, या जो अशोका की इंस्क्रिप्शंस है, उसको लेके मैंने आगे क्वेश्चंस और जो है अशोका को लेके बनाया है, तो वो भी हम वहां पे पढ़ेंगे। खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कैन बी एसोसिएटेड विद विच डायनास्टी? खजुराहो ग्रुप ऑफ temples, most important group of temples which India is having। तो एक्चुअली इनको किसने बनाया था? चंदेला डायनास्टी। चंदेला डायनास्टी जो है अराउंड 1050, you can say that around 11th century AD, these Khajuraho group of temples were constructed by the Chandela dynasty। और ये चंदेला डायनास्टी जो है, इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे वहां पे, नानुक was the founder of the चंदेला डायनास्टी। तो वहां पे जो है नानुक के टाइम से लेके बहुत तकरीबन 500 इयर्स तक इस चंदेला डायनास्टी ने वहां पे बुंदेलखंड एरिया को जो है वहां पे रूल किया। सो दिस चंदेला डायनास्टी इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज खजुराहो टेम्पल्स। ये एक नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक अच्छी एग्जाम्पल है यहाँ पे इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर की जब बात की जाती है। अमीर खुसरो lived during the time period of which dynasty? अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा। मिडिवल टाइम पीरियड में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी, इसने बहुत सारी बुक्स लिखी है, एंड ही वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन। तो बहुत टैलेंटेड आदमी था ये इंसान, अमीर खुसरो। ये सूफी मिस्टिक भी था, यानी कि सूफिज्म के साथ भी इसका जो है रिश्ता रहा है। उस टाइम के एक इंपॉर्टेंट सूफी थे निजामुद्दीन अवलिया, जिनका दरगाह दिल्ली में है। तो निजामुद्दीन अवलिया के ये डिसाइपल भी रहे, उनके स्टूडेंट भी रहे हैं। तो इसने जो है, इस अमीर खुसरो ने, इसने वहां पे बहुत सारे रूलर्स को लेके, जो एक्चुअली ही बिलोंग्स टू दिल्ली सल्तनत, तो वहां के रूलर्स जो है, उन रूलर्स को लेके इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। जब ये वहां पे रहता था दिल्ली सल्तनत में, बालबन का रूल भी इसने देखा है, जो दिल्ली सल्तनत के एक इंपॉर्टेंट किंग थे। इसके साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी का भी टाइम पीरियड इसने देखा है, इसने अमीर खुसरो ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी अमीर खुसरो का मेंशन है। तो अलाउद्दीन खिलजी भी वहां पे जो है रहे हैं, उनके कंटेम्पोरेरीज अमीर खुसरो उनके कोर्ट में भी रहे। तो ही एक्चुअली कंटिन्यू टू राइट अमीर खुसरो, जिसकी वजह से हमें दिल्ली सल्तनत को लेकर बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे मिलती है। तो अमीर खुसरो वाज कंटेम्पोरेरी ऑफ दीज 3 किंग्स। तो अमीर खुसरो को लेके आपको ये चीज याद रखनी है, ही वाज a gifted person, he was a much talented person। books हो, music हो, sufism हो, so he was excellent in all these fields। Megasthenes who lived in the court of Chandragupta Maurya, okay, Mauryan dynasty को लेके wrote Indica, एक book in which language?
ये इंडिका बुक जो है एक्चुअली मेगास्थीन्स ही वाज फ्रॉम द ग्रीस, ही वाज फ्रॉम द ग्रीस। तो एक्चुअली अलेक्जेंडर का एक यहाँ पे जनरल था इंडिया में, जब अलेक्जेंडर यहाँ से वापस गया, सो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा अराउंड 225 बीसी की बात यहाँ पे मैं करूंगा। तो 325 बीसी की बात मैं यहाँ पे करूंगा। तो अलेक्जेंडर का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जनरल था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और यहाँ के इंडियन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बीच में दोस्ती होती है। तो जिस दोस्ती की वजह से फिर सेल्यूकस निकेटर अपनी एम्बेसडर को इसके कोर्ट में भेजता है, उसका नाम था मेगास्थीन्स। मेगास्थीन्स वहां पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है, किसको लेके, मौर्यन कोर्ट को लेके, मौर्यन एम्पायर की सोसाइटी को लेके, मौर्यन एम्पायर की कैपिटल को लेके जो थी पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा was the capital of the Mauryan dynasty, जो पाटलिपुत्रा आज का पटना है, जैसे बिहार है। तो वहां पे जो है उसको लेके वो इंफॉर्मेशन देता है। इस बुक में इंडिका जो उसने लिखी है किस लैंग्वेज में, अब वो ग्रीस से आया था तो ग्रीक को ही जानता था वो, बाकी लैंग्वेज को नहीं जानता था वो ज्यादा। तो ग्रीक में ये इंडिका किताब जो है, बुक जो है, जो अभी थोड़ी फ्रेगमेंट्स में हमें मिलती है, बाकी ये हमें पूरी किताब तो नहीं मिलती है जो उसने लिखी थी, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स उसके बचे कुछ हमें मिलते हैं दैट आर रिटन इन द ग्रीक लैंग्वेज। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ, अब कौन सी डायनास्टी को आप एसोसिएट करोगे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट? जैसे गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट था, ऐसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एक इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ आर्ट था, ऐसे अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट कैन बी एसोसिएटेड विद द सतवाहनास। सतवाहनास, ओके। सतवाहना डायनास्टी की कैपिटल ही थी जिसको हम बोलते हैं अमरावती। अमरावती वाज द कैपिटल ऑफ सतवाहना डायनास्टी। और सतवाहना डायनास्टी जो है, आप ये जो इसका एंड होता है, एक्चुअली इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है फ्रॉम 60 बीसी अराउंड, आप बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत होती है। एंड द फाउंडर ऑफ द सतवाहना डायनास्टी ही वाज सिमुका। सिमुका के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन उनका जो सबसे पावरफुल किंग था सतवाहना डायनास्टी का, ही वाज गौतमीपुत्रा सताकर्णी, द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द सतवाहना डायनास्टी। और ये जो गौतमीपुत्र सताकर्णी था, इनका जो टाइम पीरियड है वो एक्चुअली बोलते हैं कि 160 एडी से लेके इसने रूल किया 130 एडी तक। ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि टाइम पीरियड कौन सा था। और सतवाहना डायनास्टी को लेके एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने जो कॉइन्स जो है वो इशू की थी लेड में। लेड में वो कॉइन जो है इशू करते थे, नो डाउट कॉपर की कॉइन्स भी वहां पे वो इशू करते थे, लेकिन लेड की कॉइन्स इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्पेशल एज फार एज सतवाहना डायनास्टी इज कंसर्न। Sangam literature is associated with which language? Sangam literature was written in Tamil. It was written in Tamil language. अब कब लिखा गया था ये? 3rd century BC से लेके 3rd century AD तक। That means 600 साल तक, 600 साल तक जो है इस लिटरेचर को कंटिन्यूसली कहा जाता है कि साउथ इंडिया में इसको लिखा गया। तो ये जो लिटरेचर लिखा गया, इट ग्रेटली हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द तमिल लैंग्वेज। ओके, अब संगम लिटरेचर को संगम इसलिए बोला गया है क्योंकि वहां पे संगम था, एक असेंबली थी, बहुत सारे पोइट्स जो है वो मिले थे वहां पे। आजकल के तमिलनाडु में दे केम फ्रॉम द वेरियस डायनास्टीज like Cheras, Cholas and Pandyas। और पांड्यास की कैपिटल जो थी वो थी मदुराई। तो यहां पे ये मिलते थे, इस मदुराई में मिलते थे ये पॉइट्स, तो वहां पे लिखना शुरू कर देते थे अपना ये लिटरेचर जिसको हम बोलते हैं संगम लिटरेचर। तो बहुत सारे संगम्स जो है, कहते हैं कि संगम्स बहुत सारे, मदुराई में भी वहां पे जो है एक और जगह है उसको बोलते हैं कपड़ापुरम। ओके, बहुत सारे संगम्स जो है किए गए वहां पे, जो
तमिल में ये किताबें लिखी गई, तो बहुत सारे, लेकिन वो वर्क्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। वो दे दे समहाउ वी मैनेज टू सर्वाइव ओनली few ऑफ दोज वर्क्स। तो अब कौन कौन सी बुक लिखी गई मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा बहुत आप ये टोलकापियम एक ऐसी बुक है जिसको टोलकापियर ने लिखा है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क। टोलकापियम अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क, सबसे पुरानी जो तमिल में लिखी गई है टोलकापियम। तो इसके साथ साथ फिर और एक वर्क भी है एटुटुगाई। तो ये एक दो नाम आप याद रखेंगे। सो these are some examples of the संगम लिटरेचर जो वहां पे लिखा गया। Who were the first to issue gold coins in India? अब ये गोल्ड कॉइन्स को लेके जो है, द फर्स्ट डायनास्टी टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया इज द इंडो ग्रीक्स। ये पोस्ट मॉडर्न टाइम की बात हो रही है। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में जो है यहाँ पे बहुत सारी फॉरेन से डायनास्टीज आई, इंडो ग्रीक्स, कुशान्स, पार्थियंस, साकाज, ये जो है यहाँ पे फॉरेन से आ गए ये लोग। तो फिर यहाँ पे इन्होंने, लेकिन इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर ये रहा कि दे गॉट देमसेल्फ मिक्सड, दे गॉट मिक्सड विद द इंडियन सोसाइटी एंड विद द इंडियन कल्चर, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है इंडिया में उनके आने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उनके आने से इनफैक्ट यहाँ का कल्चर जो है वो ज्यादा ही डेवलप हो गया। तो यहाँ पे जो है दिस गोल्ड कॉइन्स वेर फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यूड बाय द इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू issue gold coins in India. Which of the following is not a classical dance of India? अब क्लासिकल डांसेस को लेके जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन है। डांसेस तो इंडिया में बहुत ज्यादा है, लेकिन क्लासिकल डांसेस जो रिकॉग्नाइज्ड डांसेस है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है, वो यहाँ पे है 8। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस। उनमें से एक क्लासिकल डांस जो है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे जो है पाया जाता है? तमिलनाडु में जो है इस भरतनाट्यम को आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है भरतनाट्यम के बाद जो है वहां पे दूसरा एक डांस फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं कथक जो है नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश का इसका चलन बहुत ज्यादा है। कथक के बाद जो है एक और डांस जो है वो है कचपुड़ी। अब कचपुड़ी भी, ये भी क्लासिकल डांस है। कचपुड़ी जो है ये आप आंध्र प्रदेश में पाते हैं। तो ये हो गई 3। अब इसके बाद जो है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बाद जो है फिर कथाकाली इज द डांस ऑफ केरला। फिर मोहिनीअट्टम, ये केरला में ही पाया जाता है। उड़ीसी, ये भी क्लासिकल डांस है। सत्रिया, ये भी आसाम में है। मणिपुर में पाया जाता है। सो दीज आर ऑल क्लासिकल डांसेस। अब इनमें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इन क्लासिकल डांसेस में, जैसे किस तरह का डांस वगैरह होता है, तो ये भी थोड़ा बहुत आइडिया आप अपने दिमाग में रखिए, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स। Kalidasa and Aryabhatta were contemporaries of. अब Kalidasa and Aryabhatta, the important ancient Indian personalities, they lived in the court of the Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर का एक पावरफुल किंग, जिसको मैं सबसे पावरफुल किंग मानता हूं गुप्ता डायनास्टी का, वो जो है चंद्रगुप्त सेकंड है। चंद्रगुप्त सेकंड। संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा देने में, प्रमोट करने में इस कालिदासा का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे फिक्शंस, स्टोरीज वगैरह इस कालिदासा ने लिखे हैं वहां पे व्हेन ही वाज इन द कोर्ट ऑफ गुप्ता डायनास्टी। तो वहां पे जो है, चाहे वो आपको अब लिखने की, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है कि इन्होंने जो है कौन कौन सी बुक्स लिखी, चाहे वो वहां पे कुंभारा संमावा हो या दिस मलाविका नित्रम हो या अभिजना शकुंतलम हो। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स जो है, प्लेज है, जो वहां पे कालिदासा ने लिखी है। अब आर्यभट्टा को लेके कुछ फैक्ट्स अगर आप याद रखना चाहें, आर्यभट्टा का जो है साइंस और मैथ को लेके कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। आर्यभट्टा ने जो है एक बुक लिखी है, आर्यभट्टिया उसका नाम है। आर्यभट्टिया इज ए बुक रिटन बाय आर्यभट्टा। तो वहां पे जो है फिर इसने क्या बोला है कि इसने ट्रिग्नोमेट्री को लेके, मैथमेटिक्स को लेके जो अपनी परसेप्शंस, अपने आइडियाज जो है इसमें दिए हैं। तो ऐसे जो है अर्थ की रोटेशन को लेके जो है इसका कुछ कंसेप्ट है, वो भी आप
जो है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो इन्होंने ये बोला कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे कैसे घूमती है। तो ऐसे इन चीज़ों को लेके जो है कालिदासा एंड आर्यभट्टा, दैट्स हाउ दे कंट्रीब्यूटेड द इंडियन लिटरेचर, दैट्स हाउ दे कंट्रीब्यूटेड द इंडियन साइंस एंड मैथमेटिक्स ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स। इन्हीं की राइटिंग्स को लेके जो है हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि गुप्ता एम्पायर इज द गोल्डन एज ऑफ द इंडियन एम्पायर, ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि वहां पे जो लिटरेचर है, वहां पे जो साइंस है, वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। विद रेस्पेक्ट टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पीपल ट्री की पूजा कौन करते थे? हरप्पन जो है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है वो दे वर वर्शिपिंग द पीपल ट्री, दे वर वर्शिपिंग मदर गॉडेस, दे वर वर्शिपिंग वेरियस अदर आइटम्स, एंड कहते हैं कि पीपल ट्री की भी पूजा वो वहां पे करते थे। हम्पी which was the capital of the Vijayanagar Empire was located on which river? हम्पी जो है एक इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है। हम्पी एक इंपॉर्टेंट कल्चरल साइट है, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो एक्चुअली कैपिटल थी विजयनगर एम्पायर की। इट वाज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ तुंगभद्रा। अब तुंगभद्रा को लेके जो है वहां पे तुंगभद्रा रिवर बैंक पे ये लोकेटेड थी। और विजयनगर एम्पायर को आप पढ़ना चाहेंगे, इट वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्पायर ऑफ इंडिया। ओके, तो मिडिवल इंडिया में ये एक लास्ट हिंदू डायनास्टी थी, जिसको फिर बाद में जाके जो है इसका भी डिक्लाइन हो जाता है, और हम्पी जो है इनकी कैपिटल थी। अशोकन एडिक्ट्स आर मेनली रिटन इन, अशोकन एडिक्ट्स जो है, अशोकन एडिक्ट्स एक्चुअली ये जो पिलर्स वगैरह अशोका ने लगाए हैं, तो ये इनकी जो लैंग्वेज है यहाँ पे, ये किस स्क्रिप्ट में है? दे आर मेनली रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। Okay, they're mainly written in the Brahmi script and in the Prakrit language. प्राकृत लैंग्वेज जो अशोका ने लगाए थे, इन्होंने अशोका ने बहुत सारे पिलर्स, बहुत सारे एडिक्ट्स लगाए ऑल ओवर हिज एम्पायर, जो आप इस पिक्चर में देखते हैं। तो वहां पे उन लोगों को समझाने के लिए, अपने मैसेज देने के लिए कि आप पीस कर लो, आप जो है लड़ाई मत करो, यू हैव टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू हैव टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, यू नॉट हैव टू डू एनी काइंड ऑफ नॉन वायलेंस। आपको जहां पे जो है बहुत, जो अशोका की फिलॉसफी थी एक्चुअली, दैट इज नोन एज धम्मा, Ashoka's Dhamma, okay, Ashoka's Dhamma जो है एक्चुअली इट वाज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है, इट कंटेन वेरियस प्रोविजंस, जो है लोगों को ये मैसेज दी गई कि आपको क्या करना है, हाउ यू कैन बी अ गुड पीपल, हाउ यू विल लिव अ गुड लाइफ। सो ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए, लोगों को समझाने के लिए। जो कॉमन लैंग्वेज थी लोगों की उस एरिया में, उसी लैंग्वेज को यूज किया गया। तो मेनली जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया, लेकिन कहीं कहीं पे जो है हम खोरिस्ती स्क्रिप्ट भी देखते हैं, आरामाइक स्क्रिप्ट भी देखते हैं, ग्रीक स्क्रिप्ट भी देखते हैं, क्योंकि अशोका की एम्पायर बहुत बड़ी थी। उनका जो है, उनके एम्पायर में कुछ लोग ये ऐसे भी रहते थे जो खाली ग्रीक समझते थे, आरामाइक समझते थे, खरोस्ती समझते थे, जिनकी लैंग्वेज को उनको समझाने के लिए उस लैंग्वेज का वहां पे थोड़ा बहुत यूज किया गया, लेकिन मेनली they were written in the Brahmi script। and 1837 में सबसे पहले जो है दिस ब्राह्मी स्क्रिप्ट या अशोकन एडिक्ट्स को डिसाफायर किया गया, इनके इनस्क्रिप्शंस को समझा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोका की पिलर्स को जो है पढ़ने की कोशिश की, और वो कामयाब हो गया इसमें। Which of the following dances is associated with Jammu and Kashmir? रूफ डांस इज एसोसिएटेड विद जम्मू एंड कश्मीर। बिहू जो है ये आसाम का डांस है, एंड रूफ इज द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पेपेटी इज द फेस्टिवल ऑफ, पेपेटी क्या है एक्चुअली? पेपेटी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड बाय पारसी कम्युनिटी, पारसी लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। तानसेन लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन अ फेमस पर्सनालिटी जिसको हम बोलते हैं ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियन इंडिया हैज एवर सीन। कहां रहता था ये? अकबर के कोर्ट में। अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर वहां पे रहता था, तभी हम कहते थे कि तानसेन वाज वन ऑफ द नवरत्न हु लिव्ड इन द अकबर्स कोर्ट। Which the following is a wind instrument? विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये कौन सा है विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से ये है नदास्वरन इज ए विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को भी आपको जो है सरोद, तबला, संतूर, ये विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है।
उस्ताद अमजद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। अब उस्ताद अमजद अली खान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया की, तो इसका नाम आप किसके साथ जोड़ेंगे, तो एक्चुअली ही इज ए ग्रेट प्लेयर ऑफ द सरोद। ओके, सरोद जो है उस्ताद अमजद अली खान जो है, आप सरोद जो है एक इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ये प्ले करने में महारत रखते हैं। रुमिंदाई पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विद, बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, अशोका इज फेमस फॉर द पिलर इंस्क्रिप्शंस, अशोका इज फेमस फॉर हिज एडिक्ट्स। ऐसे ही जो है अशोका ने एक पिलर इंस्क्रिप्शन लगाई, कहां पे लगाई, नेपाल में, लुम्बिनी में। लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है, ये नेपाल में है, तो वहां पे उसने ये पिलर लगाया, वहां पे लॉर्ड बुद्धा को रिस्पेक्ट देने के लिए, उसको कोमेमोरेट करने के लिए। ओके, तो लॉर्ड बुद्धा की मैसेज क्या थी, वहां पे उसने जो है उस एरिया को टैक्स से जो है बोला कि आप हमें टैक्स जो है टैक्स बेनिफिट दिया उन लोगों को जो वहां पे रहते थे, वहां पे उन लोगों से टैक्स भी नहीं लिया जाता था, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द लॉर्ड बुद्धा, वहां के लोगों को, रुमिंदा के लोगों को। सो दिस वाज इंस्टॉल्ड बाय किंग अशोक ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। Tripitakas are mainly written in, अब they are mainly written, Tripitakas है क्या, these are the books of the Buddhism, these are the books of the Buddhism। अब कौन कौन सी त्रिपिताकास, तीन पिताकास है, एक है अभिधम्मा पिताका, अभिधम्मा पिताका, दूसरी है विनया पिताका, तीसरी है सूता पिताका। तीनों का थीम डिफरेंट है, जैसे अभिधम्मा पिताका फिलॉसफी, विनया पिताका का रूल क्या करने हैं, फॉलो मॉन्क्स को, सूता का पिताका का है लॉर्ड बुद्धा ने जो है क्या क्या डिस्कोर्सेज, उनके क्या क्या सरमन्स है। तो वहां पे जो है दीज पिटाकास आर मेनली रिटन इन द पाली लैंग्वेज। अब लॉर्ड बुद्धा की मेन लैंग्वेज जो थी वो थी पाली, बाद में जाके जो है जब बुद्धिज्म डिवाइड होता है इनटू टू इंपॉर्टेंट सेक्ट्स, महायाना, हिंदयाना, फिर ये लैंग्वेज का भी थोड़ा चक्कर पड़ता है। महायाना जो इसका नया सेक्ट बनता है, महायाना सेक्ट ने प्रेफर किया संस्कृत लैंग्वेज को, तो हिंदयाना या ओरिजिनल जो बुद्धिज्म था, दे प्रेफर्ड द पाली लैंग्वेज विच वाज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, which was the language of the common people. Ab these Tripitakas were mainly written in the Pali language. Nalanda University had a great role to play in the spread of which religion? Nalanda University was a Buddhist university. Ab is Nalanda University, which is located in Bihar, had an important role to play in the spread of Buddhism। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्कॉलर्स आते थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो म्यांमार से, चाहे वो चाइना से, तो वहां पे वो पढ़ने आते थे। तो नालंदा यूनिवर्सिटी एक टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट, जैसे आप आजकल की कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह देखते हैं, तो वहां पे एक टाइम पे जो है इंडिया में ये नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी रही है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो स्प्रेड रहा, एक्सटेंशन रहा, जब ये पूरे फ्लोरिशिंग कंडीशन में थी, वो हर्षा के टाइम में थी, जब हर्षा यहाँ पे रूल कर रहा था। हर्षा 7th सेंचुरी का एक किंग था, तो हर्षा ने भी इसको प्रमोट कर दिया, इस नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो इसको ओवरऑल जो है बुद्धिज्म को प्रमोट करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। गिद्दा इज अ पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? गिद्दा जो है ये कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है पंजाब में। इट्स अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ पंजाब। द फेमस फोक ड्रामा ऑफ बिल्स। बिल इज अ ट्राइबल कम्युनिटी। ओके, बिल इज अ ट्राइबल कम्युनिटी। अब इस बिल्स को जो है आप मध्य प्रदेश में देख सकते हो, तो इनका एक पॉपुलर फोक ड्रामा है जहां पे ये डांस भी करते हैं। वो फोक ड्रामा जो है वो है गवारी। गवारी इज a famous folk drama of the Bill community, Bill tribal community. Bill is a prominent tribe of India, और ये गवारी जो है इनका एक कस्टम है। The religious text of the Jews, Jews जो है इनका religious text क्या है, उसका नाम क्या है? वो है तौरा। ओके, तौरा is the religious text of the Jews। अब ये जिंद अविस्ता जो है ये है पारसीज की है, ये है पारसीज की, पारसी कम्युनिटी की जो रिलीजियस बुक है।
द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका। अशोका को लेके जो है मैंने बहुत क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कि आर्ट एंड कल्चर को लेके अशोका का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री में, पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री में। तो ऐसे ही जो है वहां पे जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स थे, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल हुए हैं। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल राजगढ़ बिहार के आसपास, दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वैशाली उत्तर प्रदेश में, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में, चौथा जो है कुंदलवाना कश्मीर में हुआ है, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है जो पाटलिपुत्रा में हुआ है, इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द किंग अशोका हिमसेल्फ। तो वहां पे जो है इसका आंसर है सी। पतंजलि, पतंजलि लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ, अभी पतंजलि क्या है? He lived in the court of पुष्यमित्रा शुंगा। अब शुंगा डायनास्टी का जो फाउंडर था पुष्यमित्रा शुंगा, तो वहां पे पतंजलि रहता था। और पतंजलि का नाम जो है एक्चुअली आप दो चीजों से आप इसका नाम रिलेट कर सकते हो। योगा सूत्रा इसने लिखे हैं, और एक इंपॉर्टेंट और बुक जो इसने लिखी है महावेश्या, महावेश्या बुक जो है पतंजलि ने लिखी है। In the context of architecture, the term mehrab, mehrab is related to, it's related to Indo-Islamic architecture. Okay, mehrab जो है is actually mosque वगैरह जो होती है मस्जिद, तो वहां पे किबिला एक कंसेप्ट होता है कि जिसको किबिला की तरफ जो है उनको नमाज पढ़नी होती है, they have to face that direction. That mehrab is an important feature which depicts the qibla of the mosque. Mehrab is an important feature of the Indo-Islamic architecture. बड़ा इमामबाड़ा एंड सफदरजंग टॉम्ब वर बिल्ट बाय, अब कौन सी डायनास्टी ने इनको बनाया था बड़ा इमामबाड़ा को, और एंड सफदरजंग टॉम्ब जो दिल्ली में, इनको बनाया गया था नवाब ऑफ अवध के द्वारा। बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे इंडिया में, ये बड़ा इमामबाड़ा सबसे बड़ा इमामबाड़ा यहाँ पे इंडिया में। सो सफदरजंग टॉम्ब ऑल्सो ये दिल्ली में बनाया गया। ऑल्दो उस टाइम पे जो है दिल्ली जो अवध डायनास्टी है उसका डिक्लाइन हो गया था। यहाँ पे फिर कुछ मराठास का भी इंटरवेंशन रहा था दिल्ली की पॉलिटिक्स में। मुगल एम्पायर वाज एट इट्स डिक्लाइन, मुगल एम्पायर वाज एट इट्स डिक्लाइन। तो वहां पे वो बिल्कुल छोटे कमजोर रूलर थे उस टाइम पे दिल्ली थे, उन्होंने फिर परमिशन दिया वहां पे नवाब ऑफ अवध को कि आप दिल्ली में भी सफदरजंग, आप जो है दिल्ली में भी टॉम्ब बना सकते हैं। सफदरजंग कौन था एक्चुअली? सफदरजंग जो है ये खुद एक नवाब था अवध का, नवाब था अवध का। और जब दिल्ली मुगल डायनास्टी का डिक्लाइन होता है तब ये सफदरजंग जो है ये अवध से दिल्ली आ जाता है और दिल्ली में ये वजीर बनता है, और दिल्ली का रूलर उस टाइम में बहुत कमजोर रहता है। तब सफदरजंग उस पर जो है इतना कंट्रोल करता है कि वो एक पापेट, एक कमजोर रूलर ज्यादा ही बन जाता है। फिर सफदरजंग एनी हाउ सफदरजंग जो है फिर वो मर जाता है जब मराठास उसको वहां से निकालते हैं। तो फिर ये 1753 1754 की आसपास की बात है। फिर वहां पे जो उसके सक्सेसर अवध में होते हैं वो नए किंग को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ पे टॉम्ब एक बनाएंगे सफदरजंग की मेमोरी में, तो वहां पे सफदरजंग का टॉम्ब दिल्ली में बन जाता है। बड़ा इमामबाड़ा भी वहां पे अवध में ही है, लखनऊ में। Which of the following statement is incorrect with reference to the modern architecture in India? तो इंडिया का मॉडर्न आर्किटेक्चर जो आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। सर Edward Lutyens constructed the India Gate and Rashtrapati Bhavan. It's correct. Edward Lutyens. Herbert Baker added North Block and South Block to the Rashtrapati Bhavan. It's also correct. Robert Todd Tassel built Connaught Place. It's also correct. ये तीन कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। और हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लिटन्स जो है इन्होंने बहुत सारा काम जो है वो इकट्ठे कर दिया। दिल्ली को मॉडर्नाइज बनाने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो है एडवर्ड लिटन्स कंस्ट्रक्टेड रेड फोर्ट, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि रेड फोर्ट को तो पहले ही बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ऑफ द मुगल, ये तो मुगल एम्पायर मुगल टाइम्स में ही बनाया गया था रेड फोर्ट। हरिप्रसाद चौरसिया is a renowned player of, Hariprasad Chaurasia is a renowned player of flute. Which among the following is not a UNESCO World Heritage Cultural Site in India? अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको जो है याद यहाँ पे रखनी पड़ेगी। टोटल जो है, टोटल जो कल्चरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को, वो है 32, वो है 32 साइट्स। अब कौन कौन सी है वो आप इस मैप में देख सकते हैं, बहुत लंबा लिस्ट है। अब इसमें जो है टोटल कल्चरल 32 है। अब कुछ नेचुरल साइट्स भी है।
नेशनल साइट्स यहाँ पे जो है वो है 7, इसमें जो है नेशनल पार्क्स वगैरह आते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम की, वो एक यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसे जो है मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी वहाँ पे आपको मिलती है आसाम में ही। ऐसे जो है वेस्टर्न घाट्स है, सुंदरबंस है, या वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये भी एक नेशनल पार्क है। तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो 7 है। इसके साथ साथ कुछ वर्ल्ड हेरिटेज है वो है मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मिक्सड का मतलब ये होता है जिनमें कल्चरल फीचर्स भी मिलते हैं और नेचुरल फीचर्स भी मिलते हैं। ये एक है, ये साइट एक है जिसको 2016 में जो है रिकॉग्नाइज किया गया, और इसका नाम है, ये मैं प्रोनाउंस करना इसको मुश्किल है, कंचनजंगा आप याद रखेंगे, कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये मिक्सड नेशनल पार्क है जो मिक्सड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज की है। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक इज, ये एक क्रूशियल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया भी है पहले भी। तो ये ध्रुपद है। ध्रुपद इज एक्चुअली a form of singing, it's actually a form of singing। अब ये सिंग जो है when it's being singing, वहां पे 2 आइटम्स का जो है यूज हो जाता है। एक आइटम का नाम है तानपुरा, दूसरा का नाम है पखवाज। These items are used while the Drupad is being singed by the performers, okay। तो it's a form of devotional music, it's a form of डिवोशनल म्यूजिक जो बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे जो है इंडिया में चल रहा है। तो ध्रुपद जो है आप अपने एग्जाम्स के लिए याद रखेंगे यहाँ पे। What do the paintings of अजंता डिपिक्ट? अजंता पेंटिंग्स, अब अजंता भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अब इट डिपिक्ट्स द जटाका स्टोरीज। जटाका स्टोरी का मतलब क्या होता है? जटाका स्टोरीज आर द स्टोरीज विच स्पीक्स अबाउट देयर प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा। कहते हैं कि लॉर्ड बुद्धा को बुद्धा बनने से पहले उसने बहुत टाइम जो है बर्थ एंड रिबर्थ का प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहा। सो दे आर द स्टोरीज अबाउट द प्रीवियस बर्थ्स एंड रिबर्थ्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। मधुबनी फोक पेंटिंग्स आर पॉपुलर इन विच स्टेट? मधुबनी पेंटिंग्स जो है ज्यादा से ज्यादा जो है हमें ये याद रखना है कि मधुबनी पेंटिंग्स कैसी होती है। ऐसी होती है जो आप इस पिक्चर में देखते हैं यहाँ पे, एंड दे आर वेरी पॉपुलर इन बिहार। सरस्वती सम्मान इज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन विच फील्ड? सरस्वती सम्मान क्या होता है? सरस्वती सम्मान जो है इट्स एन अवार्ड विच इज गिवन फॉर द लिटरेरी अचीवमेंट्स। अब 22 शेड्यूल्स में जो लैंग्वेज लिस्टेड है विच इज 22 लैंग्वेज विच आर रिटन which are listed in the 8th schedule of the Constitution of India। तो वहां पे इन लैंग्वेज में से आप किसी भी लैंग्वेज में एक अच्छा कारनामा दिखाओगे, कोई अच्छी बुक लिखोगे, तो आपको ये सरस्वती सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। मीर सईद अली एंड अब्दुल समद ड्यूरिंग द मुगल पीरियड वेर फेमस फॉर। मीर सईद अली एंड अब्दुल समद दे लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अकबर द मुगल एम्पायर। फिर उसके बाद जब अकबर मरता है, फिर जहांगीर के टाइम में भी ये जिंदा होते हैं। तो वहां पे जो है दे बिलोंग टू द ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स। पेंटिंग्स को वहां पे बहुत ज्यादा फेमस बना दिया इन लोगों ने। संगराई डांस इज अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट? संगराई डांस कहां पे जो है परफॉर्म किया जाता है? संगराई डांस जो है इट्स परफॉर्म्ड इन त्रिपुरा। ओके, इट्स परफॉर्म्ड इन त्रिपुरा। संगराई डांस इट्स एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल डांस ऑफ त्रिपुरा। The Lalit Kala Academy is devoted to the promotion of ललित कला अकादमी। इसको 1954 में बनाया जाता है, और 1954 में जो है इसका हेडक्वार्टर अभी भी है, वो न्यू दिल्ली में बनती भी है और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इट्स डिवोटेड टू द प्रमोशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 44 जो है फाइन आर्ट्स इसका आंसर है। तो फाइन आर्ट्स एक्चुअली इसको प्रमोट करने में, फाइन आर्ट्स को प्रमोट करने में ललित कला एकेडमी का इंपॉर्टेंट रोल है। द फेमस मटकी डांस। द मटकी डांस जो एक इंपॉर्टेंट डांस फेस्टिवल यहाँ पे पाया जाता है, तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? इट्स बीइंग परफॉर्म्ड इन द सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में आप मध्य प्रदेश में इसको ज्यादा देखेंगे,
मटकी डांस को, इस वाले फॉर्म ऑफ डांस को। Which of the following is not correctly matched? Vangala festival, ये this question is about the festivals of India. तो पहले हम इनकरेक्ट को जो है वहां पे दिस इनकरेक्ट को यहाँ पे हम इलिमिनेट करते हैं। जल्लीकट्टू जो है ये हम जानते हैं कि तमिलनाडु में इसको हेल्ड किया जाता है। जल्लीकट्टू इज बुल टेमिंग फेस्टिवल है, बुल टेमिंग फेस्टिवल। वहां पे इसी दौरान जो है एक और फेस्टिवल भी तमिलनाडु में किया जाता है, कॉन्वीन किया जाता है, उसको बोलते हैं पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल एंड बुल टेमिंग फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं जल्लीकट्टू, इट्स नॉट इन महाराष्ट्र, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी जो है करेक्ट स्टेटमेंट्स है। वंगाला फेस्टिवल मेघालय में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, लोसार फेस्टिवल लद्दाख में। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये भी एक इसी तरह का क्वेश्चन है। पोंगल जो है, पोंगल मैंने अभी आपको कहा कि पोंगल इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, ये तमिलनाडु में जो है पाया जाता है। पुष्कर मेला इट इज बीइंग हेल्ड इन राजस्थान, ये भी सही स्टेटमेंट है। गंगा सागर मेला जो है, गंगा सागर मेला ये बिहार में नहीं पाया जाता है। गंगा सागर मेला इज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पुष्कर मेला, ओनम जो है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल केरला का है। Which among the following was the most famous bronze image of Chola period? अब चोला पीरियड जो है, चोला डायनास्टी को लेके क्वेश्चन है। द आंसर इज नटराजा। नटराजा ये इमेज है, एक इंपॉर्टेंट इमेज जो यहाँ पे आप एसोसिएट कर सकते हो चोला टाइम पीरियड के, उस टाइम पीरियड से इसको आप बिलोंग कर सकते हो। गुड़िया, गोवर्धन, खंडार, डगर एंड नौहार आर 4 डिस्टिंक्ट घरानाज। अभी घरानाज की बात होती है, ये किस चीज के घरानाज है? द्रुपद के घरानाज है। ये 4 घरानाज जहां पे द्रुपद को जो है सिंग किया जाता है, जहां पे द्रुपद को जो है परफॉर्म किया जाता है। Which among the following are included in the list of intangible cultural heritage of humanity? Intangible एक ऐसा लिस्ट है यूनेस्को का जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको वहां पे जो है आपने डिजिग्नेट किया है एज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो योगा भी है, छो डांस भी है, संकीर्तना भी है, एंड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इस चारों जो है आपको वहां पे दिस, आप ये पूरा लिस्ट देखिए पहले, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कौन कौन से आइटम्स इंडिया से जो है वहां पे इंक्लूड किए गए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंडियन आर्ट एंड कल्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।